वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट एक प्लेस का जो होता है वो उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे डिपेंड होता है। अब एटमॉस्फेयर क्या है? वो डिफरेंट लेयर्स जिन्होंने हमारी अर्थ को घेर रखा है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। चलो हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ट्रोपोस्फेयर। ये वो लेयर है जिसमें हम रहते हैं। ये लेयर ज़मीन के 9 किलोमीटर्स तक फैली हुई है। वो लेयर है जिसमें जहाज़ उड़ते हैं। ये वो लेयर है जो हॉट है क्योंकि इससे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ज़मीन से वो इससे टकराती हैं। ड्यू टू दैट इट बिकम्स द हॉटेस्ट लेयर। नेक्स्ट इज़ द स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर का लेयर है। ये ट्रोपोस्फेयर से 50 to 55 किलोमीटर्स तक फैली हुई है। जो ओजोन लेयर है वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ओजोन लेयर जो है वो हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आती है उनको एब्जॉर्ब करता है और धरती तक पहुंचने नहीं देता, और इस लेयर तक वेदर बैलून जो है वो पहुंच जाते हैं। थर्ड लेयर जो है वो मेसोस्फेयर है, जिसमें जो मीटियोर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और वहाँ ही बर्न आउट हो जाते हैं, जल जाते हैं बिफोर दे फॉल ऑन द अर्थ। इसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का जो लेयर है वो लेयर थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, और थर्मोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो रिलेटिवली बहुत ही ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। लास्ट पे जो आता है द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज़ नोन एज एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है वो थिकेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स है, सारी लेयर से थिक है, और ये जाती है लगभग 10,000 किलोमीटर्स तक। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर जो है इसकी जो अहमियत है वो ये है कि जो भी सूर्य से हानिकारक हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं ज़मीन पे, उनको ज़मीन पे आने से रोकता है और हमें प्रोटेक्ट करके रखता है, और धरती को हॉट होने नहीं देता है, हीट अप नहीं होने देता है। नंबर सेकंड ये है कि जो ये लाइट मैटर ऑक्सीजन है इसको होल्ड करके रखता है ताकि जो ज़मीन पे जो लाइफ है वो पॉसिबल हो। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो वेट होता है, वो वज़न होता है जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती पे जो भी फोर्स एक्सर्ट करता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर में चेंज होने की वजह से ही वेदर में चेंजेस आ जाती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कूल टेम्परेचर्स और क्लियर स्काइज रहते हैं। इसके बावजूद जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे क्या हो जाता, एक तो वेदर हॉट रहता है, दूसरा स्टॉर्म्स और रेन्स आ जाती हैं उससे। वेदर और क्लाइमेट जो है ये दोनों इफ़ेक्ट करते हैं इंसानों को भी और जो बेजान चीज़ें होती हैं उनको भी। हालांकि वेदर और एटमॉस्फेयर जो है ये दोनों एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों जो फिनोमिनन हैं ये अलग अलग हैं। अब वेदर क्या होता है? वेदर जो है वो एटमॉस्फेयर के फिज़िकल कंडीशंस को डिस्क्राइब करता है। दैट मीन्स द फिज़िकल स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इट फॉर्मुलेट्स द वेदर। वेदर को हम डिटरमाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, वेदर इट इज़ कोल्ड और इट इज़ हॉट, और दूसरा ह्यूमिडिटी, चाहे ये ड्राई है या वेट है, ये वेदर को बनाता है। प्रेसिपिटेशन, स्नो और रेन, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, काम और स्टॉर्मी, तूफानी होगा या खामोश सा विंड होगा। क्लाइमेट, अब हम क्लाइमेट को कैसे डिफाइन करेंगे? क्लाइमेट जो है ये एवरेज कोर्स है, जो वेदर का एवरेज कोर्स रहता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, स्पीड ऑफ विंड, प्रेसिपिटेशन और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस एवरेज पीरियड को हम 15 to 30 ईयर्स तक डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट ऑफ योर प्लेस। दैट मीन्स इट इज़ द एवरेज कंडीशंस ऑफ द वेदर। हम सबको ही मालूम है कि जो मंथ्स हैं अप्रैल, मई और जून के वो हॉट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मंथ्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होते हैं। फिर
के इस रेगुलर पैटर्न को ही हम क्लाइमेट बोलते हैं। अब जो ये रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर है यही क्लाइमेट है। तो आपको पता है हम विंटर में कैसे क्लोथ्स, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, समर में हम लाइट या कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। तो इसका मतलब ये है जो ये क्लाइमेट है ये हमारे रहन सहन को, हमारे पहनने को, हमारे जो कपड़े हम पहनते हैं विंटर्स में, समर्स में, या जो भी खाना खाते हैं हम, दैट मीन्स हमारे लिविंग पैटर्न्स को इफ़ेक्ट करता है। अब वेदर एंड क्लाइमेट पार्ट सेकेंड, हम पार्ट सेकेंड में जानेंगे कि देखेंगे कि जो वेरियस फैक्टर्स हैं वो कैसे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। एक प्लेस के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट पे आता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इक्वेटर से कितनी दूरी पे आप रहते हो। जो लोग इक्वेटर के नज़दीक या इक्वेटर पे रहते हैं वो डायरेक्ट सनरेज रिसीव करते हैं और हीट भी रिसीव करते हैं। जितना इक्वेटर से दूर होंगे उतने ही लेस हीट रिसीव करेंगे, इतना ही इनका टेम्परेचर जो है वो कोल्ड होगा। नंबर सेकेंड इज़ द प्रॉक्सिमिटी टू द वाटर बॉडीज़। अब हम देखते हैं कि कोई प्लेस जो वाटर बॉडीज़ के नज़दीक है या दूर है उस पर क्या इफ़ेक्ट आता है। उससे क्या होता है, दिन में हॉट टेम्परेचर की वजह से लैंड जो है वो वार्म होती है और सी जो होता है उसमें इवेपरेशन होती है और सी का जो कूल एयर है वो लैंड की तरफ मूव करता है। नंबर सेकंड है कि जो रात का वक्त होता है उस वक्त जो लैंड जो है वो अपनी हीट को लूज़ करती है और वो कूल एयर जो है वो मूव करता है टूवर्ड्स द सी। अब जो ये सर्कुलेशन ऑफ ब्रीज है दैट इज़ द लैंड ब्रीज एंड द सी ब्रीज, ये सर्कुलेशन कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द विंटर एंड थ्रू आउट द समर। तो यही वजह है कि जो लैंड मासेस या प्लैनेट का वो हिस्सा जो वाटर बॉडीज़ के करीब होता है उनमें मॉडरेट क्लाइमेट होता है। नंबर थर्ड इज़ द अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। अब जो जगह सी लेवल से कितनी भी अल्टीट्यूड पे होगा, कितनी भी एलिवेशन पे होगा, जितना ज़्यादा एलिवेशन पे होगा उतना उसका जो क्लाइमेट है वो कूल होगा। कैसे होता है कि इस पे सनरेज जो होती है वो स्लांटिंग पड़ती है, सीधे नहीं पड़ती, डायरेक्टली नहीं पड़ती, और जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर भी थिनर होती है। हम एग्जांपल लेते हैं माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में अफ्रीका में है। इसका जो समिट है, ऊपर वाला पोर्शन है, वो एक स्नो कैप से घिरा हुआ है और जो बेस है इसका वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इसमें जो है क्लाइमेट वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। अब जो ये माउंटेन की हाइट है ये है 5895 मीटर्स अबव द सी लेवल। नेक्स्ट जो है वो है डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब जो विंड्स हैं वो डिपेंड करती हैं कि किस लैंड एरिया से वो पास होके आते हैं, या लैंड एरिया हॉट है, वेदर इट इज़ कोल्ड, सो इज़ द विंड। इसी तरह से ये इस एरिया के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती हैं। अब जो विंड नॉर्थ इंडिया के ऊपर से गुज़रती है, जब शिमला में बर्फ़ पड़ती है तो उसके बाद जो नॉर्दर्न इंडिया में जो हवा चलती है वो अपने साथ जो है कोल्ड विंड्स लाती है और वो इफ़ेक्टिंग एरिया जो है नॉर्थ इंडिया के दिल्ली और सराउंडिंग एरिया जो है उनका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है ड्यूरिंग द विंटर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शिमला से जो विंड गुजरती है ये अपने साथ कूलनेस लाती है और वो नॉर्दर्न इंडिया पे इफ़ेक्ट करती है। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। नाउ व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो ह्यूमिडिटी जो है या तो रेन लाती है या क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं इससे, या तो स्नो फॉर्मेशन हो जाता है। इन तीन चीज़ों को लाने के लिए ह्यूमिडिटी ही रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेनफॉल इन द एरिया, दैट मीन्स जो ह्यूमिड एयर होता है उससे रेनफॉल होती है और ड्राई एयर से क्या होता है, क्लाइमेट ड्रायर हो जाता है। ये वजह है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा रेनफॉल होती है एज़ कम्पेयर टू द इनलैंड एरियाज़। जो फैक्टर है जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है वो है ह्यूमन इंटरवेंशन। जो इंसान है वो कैसे इंटरवीन करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको कैसे एक्सप्लॉइट करता है और अपने फ़ायदे के लिए नेचर को कैसे एक्सप्लॉइट करके क्लाइमेट को चेंज करता है। जो रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर है एरिया का, किसी भी एरिया का रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर,
एंड एक्सेस यूज़ ऑफ नेचुरल कोल एट्सेट्रा। जो हम फॉसल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं हद से ज़्यादा, उससे क्या होता है कि जो लैंड एरिया है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी से एयर पोल्यूशन होता है। जब हम ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन टार रोड्स बनाते हैं या हाई बिल्डिंग्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करते हैं, इससे क्या होता है वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं जिनसे हीट एब्जॉर्ब होता है अर्थ सरफेस पे, और अल्टीमेटली जो ग्लोब है वो हीट अप हो जाता है। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट, वेदर एंड क्लाइमेट। इन थर्ड पार्ट वी विल डिस्कस कि जो वेदर है, वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है। वेदर फोरकास्टिंग जो होता है ये होता है द प्रेडिक्शन ऑफ द वेदर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन का 1 आवर के बाद इन एन आवर कितना चेंज होगा, दिन में कितना चेंज होगा। तो इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करना, रिकॉर्ड करने के बाद इसको फॉलो करना, इसको बोलते हैं हम वेदर फोरकास्टिंग। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम डेटा कलेक्ट करते हैं ऑन वेदर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है, बैरोमीटर प्रेशर को रिकॉर्ड करता है। इसी तरह से हमारे पास एनीमोमीटर है जो कि हमें बताता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द विंड। नाउ वी हैव वेदर बैलून्स एंड वेदर सैटेलाइट्स। ये दोनों हमें काम में आते हैं टू कैलकुलेट द मेटेरोलॉजिकल इम्पोर्टेंट डेटा, उसको कैलकुलेट करने के लिए एंड वेदर फोरकास्टिंग के लिए। देखते हैं कि कैसे कंपोनेंट्स ऑफ वेदर एक रीजन को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस सी दिल्ली। दिल्ली जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में आता है। तो इन समर दिल्ली में क्या होता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से जो ये विंड्स होती है, हॉट एयर जो होता है वो होता है ब्लो अप। यहाँ पे टेम्परेचर्स तब 45 to 50 होते हैं, 48 तक होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हॉट एयर है वो रेज हो जाता है अपवर्ड्स, हॉट एयर ऊपर चला जाता है, और उसके बाद क्या होता है सराउंडिंग के जो कोल्ड एयर होता है वो दिल्ली में ब्लो करता है, और उस विंड को हम बोलते हैं लू। और इन विंड्स के चलने के बाद इन पार्ट्स में, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या होता है, रेनफॉल हो जाती है, और जिसकी वजह से इन पार्ट्स में जो लोग रहते हैं उनको इन बारिशों की वजह से थोड़ा सा रेस्पाइट, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अब हम देखते हैं कि मोस्ट ह्यूमिड पार्ट्स कौन से होते हैं। मोस्ट ह्यूमिड पार्ट्स वो होते हैं अर्थ पे जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगापुर। ये जो सिंगापुर है यहाँ ह्यूमिडिटी रहती है थ्रू आउट द ईयर। अब हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, जो हमें कैलकुलेट करके देती है कि एक वेदर सिस्टम जो है ये कैसे मूव करता है और ये कैसे चेंज हो सकते हैं, इसमें भी हमें प्रिडिक्ट करके देता है। इंडिया के भी अपने जो हैं वेदर सैटेलाइट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल्पना 1, इनसैट 3A, दीज आर द वेदर सैटेलाइट्स डेवलप्ड बाय इंडिया। हमारे इंडिया में जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस का वो है ISRO, इट इज़ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं, आप जानते ही होंगे, मिस्टर K Radhakrishnan, a well-known Indian scientist. Now guys, that was all for today. Wish you good luck, and please like, share and subscribe and support us.